नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल GR स्टडी हब में। दोस्तों, इंतज़ार की घड़ियां समाप्त हुई। आज आपके सामने इस प्लेटफॉर्म पर विज्ञान के बहुत ही शानदार फैकल्टी विशाल सर आपके बीच में आ चुके हैं। आज से ये आपके बीच में विज्ञान की बहुत ही सरल और शानदार तरीके से आपको मेहनत करवाएंगे, जिससे आपकी जो तैयारी है वो बहुत ही शानदार तरीके से कर सकोगे। मैं स्वागत करता हूं विशाल सर का। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब। देखिए, गणपत सर ने मेरे को एक बार बातचीत की थी कि विशाल सर एक बार आके आप मेरे प्लेटफॉर्म के ऊपर भी साइंस की क्लास लीजिए। तो मैंने इनको बोला कि भाई ऐसी बात है और अभी कोविड-19 का दौर भी चल रहा है, तो इस वजह से बच्चों को बहुत ही सरल सब्जेक्ट के अंदर साइंस का पता चले, साइंस सब्जेक्ट क्या है और कैसे कैसे क्वेश्चंस को हम एग्जाम के अंदर फाइट कर सकते हैं, उन सब के संदर्भ में मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट और मैटर साथ में लेके आया हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि मेरे जो साइंस पढ़े हुए सब्जेक्ट से आप लोगों को इतना प्रॉफिट होगा साइंस के अंदर कि आप राजस्थान के हर कॉम्पिटिशन एग्जाम जिसके अंदर साइंस का बहुत बड़ा वेटेज रहता है, उन सबको सरल तरीके से आसानी से हैंडल कर पाओगे। और मैं साथ ही 10वीं क्लास के बच्चों को बताना चाहता हूं कि जो मेरा साइंस सब्जेक्ट है, जो मेरा साइंस का लेवल है पढ़ाने का, वो 10th क्लास को कवर करते हुए चलेगा। जो बच्चे अभी 10th बोर्ड के अंदर आए इस साल और कोविड-19 की वजह से स्कूल नहीं जा पा रहे, वो बच्चे भी इन वीडियो को साइंस के देख सकते हैं, ताकि उनका भी जो साइंस का सब्जेक्ट है, सिलेबस है, वो कवर हो जाए। इस संदर्भ में आप स्टार्ट करते हैं साइंस। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा आपके साइंस के अंदर। साइंस है क्या चीज़? साइंस एक प्रकार की टेक्निक होती है। साइंस जो है इसका संबंध क्या होता है कि हर चीज़ को प्रैक्टिकल तरीके से करना। साइंस यानी विज्ञान। विज्ञान शब्द भी किससे बना है? प्रैक्टिकल से बना है। किससे बना है? प्रैक्टिकल से बना है। मतलब हर चीज़ का साइंस के अप्रूव, मतलब कोई भी चीज़ निर्माण होती है उसके अंदर कोई ना कोई साइंस की थ्योरी 100% लगती है। इसी वजह से जो साइंस सब्जेक्ट है वो बहुत ही कॉमन सब्जेक्ट है और कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर इसको इसलिए डाला गया है कि जो बच्चे हैं जो कॉम्पिटिशन एग्जाम के फाइट करेंगे उनको साइंस बैकग्राउंड से थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कैसी होती है, हमारे मानव शरीर का किस प्रकार से विकास होता है, कैसी परिस्थितियाँ होती है, आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है। इस प्रकार से जो साइंस के सब्जेक्ट है उसके अंदर डाले गए। तो आप लोगों को पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि साइंस को अपन 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले आता है फिजिक्स। फिजिक्स को अपन बोलेंगे भौतिक विज्ञान। उसके बाद आती है अपनी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को बोलेंगे रासायनिक विज्ञान। उसके बाद आती है अपनी बायोलॉजी। तो देखना, केमिस्ट्री और फिजिक्स का संबंध आप लोगों को पता है कि वो बहुत खतरनाक होता है। खतरनाक कैसे? क्योंकि केमिस्ट्री और फिजिक्स से बहुत टफ सब्जेक्ट मानते हैं बच्चे इन लोगों को। 10वीं तक भी बच्चे जो पढ़ ढूंढ के पास हुए वो भी, उनको भी पता है कि भाई फिजिक्स की कैसी दिनचर्या रहती है और केमिस्ट्री कैसी रहती है। लेकिन एक बायोलॉजी सब्जेक्ट ऐसा है जो बायोलॉजी पढ़ने में इन लोगों को इंटरेस्ट भी आता है, बच्चे आराम से पढ़ भी सकते हैं और नोट्स भी बना सकते हैं। तो मैं आप लोगों को जब पढ़ाऊंगा तो फिजिक्स केमिस्ट्री से स्टार्ट नहीं करूंगा, मैं बायोलॉजी से स्टार्ट करूंगा। पहले मेरे को आप लोगों का इंटरेस्ट जगाना है साइंस के अंदर। ऐसा नहीं कि भाई आप पढ़ते रहो आपको नींद आने लग जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले बायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट जागे। साइंस के प्रति जब तक आप लोगों का इंटरेस्ट नहीं होगा जब तक आप बिल्कुल नहीं पढ़ पाओगे। तो इसी संदर्भ में अपन सबसे पहले आज बायोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद अपन कुछ आज विशेष टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। तो देखना सर, जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है वो बायोलॉजी सब्जेक्ट बहुत ही प्राचीनतम सब्जेक्ट है। और ये प्राचीनतम सब्जेक्ट कैसे है? क्योंकि बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो बायोस प्लस लोगोस से मिलकर बना है। बायोस प्लस लोगोस, ये बायोस प्लस लोगोस से मिलकर इस सब्जेक्ट का निर्माण हुआ है। जब इस सब्जेक्ट का निर्माण हुआ बायोलॉजी का, तो सबसे पहले इसका नामकरण एक महान शिक्षक ने किया था, लेमार्क नाम के। किसने किया था? लेमार्क ने इसका नामकरण दिया था। कब दिया था? सन 1802 के अंदर दिया था। सन 1802 में बायोलॉजी शब्द का निर्माण हुआ। बायोलॉजी शब्द नामकरण किसने किया था? लेमार्क ने किया था 1802 के अंदर। तो देखना कि 1802 के अंदर लेमार्क किया। और फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? तो अपन बात करेंगे फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है अरस्तु को। किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी क्यों कहा जाता है? क्योंकि अरस्तु ने ही एक पुस्तक का निर्माण किया था। इस पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिका एनिमेलिया। हिस्टोरिका एनिमेलियम। ये पुस्तक सबसे पहले
अरस्तु ने लिखी थी। अरस्तु ने इसलिए लिखी थी, पुस्तक के अंदर बताया गया था कि बायोलॉजी के अंदर क्या क्या वस्तुएं आएगी और क्या क्या वनस्पति आएगी। तो इसी को हम कहेंगे अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। अरस्तु ने कौन सी पुस्तक लिखी? अरस्तु ने हिस्टोरिका एनिमिलिया पुस्तक लिखी। उसके बाद अपन जब बात करते हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट की, तो बायोलॉजी है क्या चीज़? सबसे पहले बायोलॉजी को अपन रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो चीज़ आपको देखना। बायोलॉजी क्या भाई? जीवित वस्तुओं का, जो भी जीवित वस्तु है उसका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। तो आप चाहे डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो अपनी नोट्स के अंदर कि भाई जीवित वस्तुओं का अध्ययन करना, जीवित वस्तुओं का अध्ययन करना ही जीवित वस्तुओं का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है या फिर बायोलॉजी कहलाता है। बहुत ही सरल और सिंपल परिभाषा है। जीव वस्तुओं का अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। बहुत ही सरल परिभाषा है, लेकिन ये परिभाषा एग्जाम में पूछी नहीं जाती। एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि भाई बायोलॉजी के अंदर जो इसके पार्ट्स किए हुए कौन कौन सी बायोलॉजी होती है? तो सबसे पहले आती है आपके जूलॉजी। क्या आती है? जूलॉजी। जूलॉजी के बाद आती है आप लोगों के बॉटनी। बॉटनी के बाद आती है आप लोगों के माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी को कहते हैं सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव यानी माइक्रोबायोलॉजी। अब देखना, जूलॉजी का जो फादर है वो कहा जाता है अरस्तु को। जूलॉजी के फादर कहा जाते हैं अरस्तु को। बॉटनी के जो फादर है वनस्पति विज्ञान है। बॉटनी का हिंदी में नाम है वनस्पति विज्ञान। ध्यान रखना बच्चों, वनस्पति विज्ञान का जो जनक माना जाता है, फादर माना जाता है, वो माना जाता है थियोफ्रेस्टस को। किसको माना जाता है? थियोफ्रेस्टस। और माइक्रोबॉटनी के जो जनक इनको क्या माना जाता है? आप लोगों के लेमार्क। ठीक है, तो अरस्तु, थियोफ्रेस्टस और लेमार्क, इन तीनों ने मिलकर जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म विज्ञान का निर्माण किया था। अब सबसे पहले अपन बात करेंगे जूलॉजी की। जूलॉजी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। जो जूलॉजी सब्जेक्ट है, जीव विज्ञान है, वो जीव विज्ञान हमारे सिलेबस का 75 से 70% एरिया कवर करता है। इसका मतलब इसके अंदर अपन क्या पढ़ लेंगे? सबसे पहले मानव कार्यकारी, मानव कारिणी के अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मानव कार्यकारिणी का अध्ययन कैसे करेंगे अपन लोग कि जो मानव कार्यकारी के उसके अंदर अपन लोगों को क्या आएगा? पूरा मानव शरीर आएगा। मानव शरीर के अंदर जितने भी पाचन तंत्र, रेस्पिरेशन सिस्टम, श्वसन तंत्र वगैरह जितने भी है वो सभी किसके अंदर आएंगे? मानव कार्यकारी के अंदर आएंगे। इम्पोज कर दो। देखना, सबसे पहले मानव कार्यकारी में मैंने बताया आप लोगों को 65 से 70% एरिया कवर करता है। अब सबसे पहले जो अपन टॉपिक है उस टॉपिक में आपको बता देता हूँ कि मानव कार्यकारी के अंदर सबसे पहले आता है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के बाद आएगा आप लोगों के श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। श्वसन के बाद आएगा आप लोगों के तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र के बाद आएगा आप लोगों के कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम। कंकाल तंत्र के बाद आप लोगों के जो हार्मोन्स होते, हार्मोन्स एंड ग्रंथियां, मानव शरीर में जितने भी हार्मोन्स पाए जाते हैं, ग्रंथियां पाई जाती है, उन ग्रंथियों का अध्ययन भी हम मानव कार्यकारी के अंदर करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है जनन तंत्र। ये जितने भी टॉपिक है जनन तंत्र से लेके कंकाल तंत्र से, उसके बाद एक लास्ट होता है उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र के अंदर भी अपन लोग बात करेंगे। तो ये सारा सीक्वेंस वाइज है जो आप लोगों के एग्जाम के अंदर बायोलॉजी के अंदर 65 से 70% एरिया कवर करता है। तो आज अपन लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो पाचन तंत्र है उसकी शुरुआत अपन कर देते हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों को थोड़ा समझने में ईजी रहेगा। पाचन तंत्र की शुरुआत अपन करते हैं, डायग्राम से करेंगे अपन शुरुआत। ठीक है,
पॉज करेंगे। रोको वीडियो। पाचन तंत्र से शुरुआत करेंगे अपन। तो सबसे पहले पाचन तंत्र का मैं चित्र बनूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। सबसे पहले डायग्राम से समझेंगे। तो पाचन तंत्र का आप लोगों को पता है, ये हमारा मुख हो गया, ठीक है। यहाँ से अपन फूड को अंदर डालेंगे मुंह के अंदर। जो मुख के अंदर डालेंगे इसको कहा जाता है मुख। क्या कहा जाता है? मुख। और साइंस की लैंग्वेज में इसको कहा जाता है मुख गुहा। क्या कहा जाता है? मुख गुहा। अब यहाँ से जब लगी होती है नलिकाएं, उन नलिकाओं के भी नाम बांट सकते हैं। नलिका का नाम होता है या ग्रसिका। और जो भोजन हमारा आमाशय तक, स्टमक जो तक पहुंचाती है, उसका नाम है ग्रास नली, जो 25 सेंटीमीटर लंबी नली होती है, ग्रास नली। तो देखना कि मुख गुहा से अपन भोजन की शुरुआत करते हैं। और मुख गुहा से जब भोजन होता है, वो भोजन क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में तो होता है, लेकिन हमारे मुख के अंदर 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। एंजाइम का नाम होता है, एक तो होता है टाइलिन। क्या होता है? टाइलिन। और एक होती है लार। ये जो लार क्या करती है? लार को हम बोलते हैं सलाइवा। लार क्या करती है कि जो भोजन के अंदर आए सूक्ष्म कण जीव होते हैं, सूक्ष्मतम जीवों को मारने का काम कौन करता है? लार करता है। और टाइलिन और एमाइलेज, टाइलिन का दूसरा नाम होता है एमाइलेज। एमाइलेज क्या करता है कि भोजन को मीठा बनाने का काम करता है। यानी कार्बोहाइड्रेट का, जो हमारे भोजन के अंदर जो भी कार्बोहाइड्रेट तत्व आए, उन कार्बोहाइड्रेट तत्वों का पाचन कौन करता है? हमारे मुख के अंदर ही पाचन हो जाना स्टार्ट हो जाता है, वो करता है एमाइलेज करता है। एमाइलेज करता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन करता है। एमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन करता है और भोजन को मीठा बनाने का काम करता है। यानी भोजन को क्या करेगा? ये मीठा बनाएंगे, स्वीट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? स्वीट बनाएंगे, मीठा बनाएंगे, ठीक है। तो देखना, जब भोजन अपने मुंह के अंदर आया, आते ही क्या करेगा? लार भोजन के अंदर मिक्सर होगी। जब लार मिक्सर होगी, उसके साथ साथ एमाइलेज भी आएगा। लार क्या करेगी? जो भी सूक्ष्म कण जीव है, छोटे छोटे, जैसे मच्छर वगैरह आ गया, उन सबको हाथों हाथ मारने का काम करता है लार, सलाइवा करता है। क्योंकि सलाइवा का जो pH मान होता है वो 6.4 होता है। क्या होता है? 6.4, जो आपको लोगों को पता है एसिड होता है। अम्लीय माध्यम में हमारे मुख के अंदर लार पाई जाती है। टाइलिन भोजन को स्वीट बनाने का काम करता है, मीठा बनाने का काम करता है। टाइलिन क्या करेगा कि भोजन को, आप लोग जब रोटी को बहुत ज़्यादा देर तक चबाते हो तो आप लोगों को रोटी जो है मीठी लगने लग जाती है। तो आप सोचते हो कि रोटी मीठी कैसे होगी? रोटी मीठी नहीं है, उसके अंदर रोटी के जो कणों के अंदर जो एमाइलेज एंजाइम मिला है, वो एमाइलेज क्या करता है? हर चीज़ को मीठा बनाने का काम करता है। और लार क्या करेगी? सूक्ष्मतम कणों को मारने का काम करेगी। और लार का जो pH मान है, वो pH मान 6.4 है। आप लोगों को पता है 6.4 एक एसिड माध्यम होता है, अम्लीय माध्यम, इसलिए क्या करेगा? जीवाणु को मारने का काम करेगा। अब भाई मुंह के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन स्टार्ट हो गया और सूक्ष्मतम मरना स्टार्ट हो गए। अब अपन को भोजन की चिंता नहीं है कि भाई भोजन के अंदर कुछ बैक्टीरिया वगैरह तो नहीं है। उसके बाद क्या होगा कि भोजन धीरे धीरे हमारे ग्रोथ नली के अंदर प्रवेश करता है। ग्रोथ नली में जब प्रवेश करता है तो यहाँ पर देखना एक एपिग्लोटिस होता है। क्या होता है? एपिग्लोटिस, ढक्कन टाइप का होता है एपिग्लोटिस, ठीक है। ये एपिग्लोटिस क्या करता है कि श्वास नली और भोजन नली दोनों के बीच के अंदर मौजूद रहता है। जब आप लोग श्वास लेते हो उस समय ये क्या करता है? भोजन नलिका को बंद कर देता है। और जब भोजन करते हो उस समय श्वास नलिका को बंद कर देता है। और इसका सारा कंट्रोल कहाँ से होता है? मानो ब्रेन से होता है। कहाँ से होता है? ब्रेन से एपिग्लोटिस का कंट्रोल होता है। अब उसके बाद ग्रोथ नली से होता हुआ भोजन अम्लीय माध्यम से होता है, कहाँ पर आएगा? हमारा अमाशय में आएगा। कहाँ पर आएगा? अमाशय में, स्टमक में आएगा। अब अमाशय के अंदर जब भोजन आएगा, एक बार आते ही अमाशय के अंदर 3 प्रकार के एंजाइम निकलते, ध्यान से देखना। सबसे पहले है रेनिन। सबसे पहले कौन सा एंजाइम है? रेनिन। अब रेनिन क्या एंजाइम है? तो रेनिन क्या करता है? रेनिन ओनली फॉर 14 वर्ष के बच्चों तक, 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर ही रेनिन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। रेनिन एकमात्र ऐसा एंजाइम है जो हमारे शरीर के अंदर दूध का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? दूध का, मिल्क का पाचन करता है। दूध का पाचन करता है रेनिन। और 14 वर्ष के बाद धीरे धीरे ये समाप्त होने लगता है। आप लोगों ने देखा होता है छोटा बच्चा जन्मते ही दूध का पाचन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसके अमाशय के अंदर ऑलरेडी रेनिन एंजाइम बहुत अधिक मात्रा में होता है। इसलिए छोटे बच्चे जब दूध पीते हैं तो उनका हाथों हाथ डाइजेशन हो जाता है, पाचन हो जाता है। रेनिन के बाद हमारे शरीर के जो भोजन के अंदर जो वसा मिलकर आया है, उस वसा का पाचन कौन करता है? हमारे शरीर के अंदर लाइपेज एंजाइम करता है। कौन करता है? लाइपेज एंजाइम।
लाइपेज एंजाइम क्या करेगा, हमारे शरीर में वसा का पाचन करेगा। किसका पाचन करेगा? वसा का पाचन करेगा। अपन यहाँ पर समझ लेते हैं बहुत बड़े अक्षरों में कि भाई अब जो वसा हमारे भोजन के साथ मिलकर आई, उस वसा का पाचन कौन करेगा? लाइपेज एंजाइम करेगा। ठीक है, और लाइपेज एंजाइम वसा का पाचन करेगा। उसके बाद प्रोटीन का पाचन कौन करेगा हमारे भोजन का? तो प्रोटीन का जो पाचन है और पेप्सिन नामक एक एंजाइम होता है जो हमारे अमाशय में पाया जाता है। वो पेप्सिन क्या करेगा? जो भोजन के अंदर, फूड के अंदर जो प्रोटीन मिलकर आया, उस प्रोटीन का पाचन क्या करेगा? पेप्सिन करेगा। वसा, जो फैट, घी, तेल, आपने जो भी वसा खाया, चाउमीन, बर्गर, जो वसा वाले फैटी पदार्थ है, उन सबका लाइपेज पाचन करेगा। और इसके अंदर एक रेनिन पाचन एंजाइम होता है जो दूध का पाचन करता है, वो मैंने आपको अभी बताया। रेनिन क्या करता है? दूध का पाचन करता है। तो एग्जाम में सवाल बन सकता है कि हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम का नाम बताओ। तो आप लोग बोलोगे सर पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन एंजाइम का पाचन करता है। उसके बाद एग्जाम में आएगा कि 14 वर्ष के बच्चों तक दूध का पाचन करने वाले एंजाइम का नाम बताइए। तो आप लोग बोलोगे कि रेनिन जो एंजाइम है वो दूध का पाचन करता है ओनली फॉर 14 वर्ष तक की उम्र तक। उसके बाद आपका जो भोजन है वो अग्नाशय तक आएगा। कहाँ पर आएगा? अग्नाशय तक, पेनक्रियाज, इसको इंग्लिश में कहते हैं पेनक्रियाज। अग्नाशय के अंदर भी इतने ही एंजाइम होते हैं, लेकिन एक एंजाइम इसके अंदर बढ़ जाता है। एक होता है लाइपेज जो वसा का पाचन करता है, एक होता है पेप्सिन जो प्रोटीन का पाचन करता है। लेकिन ध्यान से देखना, अग्नाशय के अंदर पेप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है, लेकिन अग्नाशय के अंदर क्या करेगा? ट्रिप्सिन नामक एंजाइम आएगा। कौन सा एंजाइम आएगा? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन इसके अंदर अग्नाशय में होता है जो प्रोटीन का पाचन करता है। और उसके बाद ये दो इंपोर्टेंट एंजाइम होते हैं जो अग्नाशय के अंदर आते हैं। उसके बाद आपका जो भोजन है वो यकृत से मिलकर जाता हुआ सीधे छोटी नली, छोटी आंत और बड़ी आंत तक आ जाता है। इसके आगे का जो मैटर है अपन लोग अगले वीडियो में आप चर्चा करेंगे। आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसके जो नोट्स बनाए, जो मैं बोलता हूँ उनके साथ साथ में नोट्स बनाया करो, और इस मैटर का स्क्रीनशॉट लेके आपके आराम से कॉपी और पेन लेके लिख सकते हो। डायग्राम बनाने की आवश्यकता आपको लगे तो आप डायग्राम भी बना सकते हो। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल GR स्टडी हब के अंदर। और मैं आपको बताता हूँ साइंस का संपूर्ण सिलेबस मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से इतना ईजी ढंग से करूँगा कि आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत अच्छा लगे और साइंस के अंदर आप लोगों को बिल्कुल डर नहीं लगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और सब्सक्राइबर कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिले।